मैं एक अनाथ आश्रम में काम करती थी। वहाँ मेरी एक बहुत अच्छी सहेली भी बन गई। मैंने देखा कि अनाथ आश्रम की ही रहने वाली एक लड़की मेरी सहेली से बार बार कहती कि आप मेरी जगह पर जाकर सो जाया करें, क्योंकि ना जाने मेरे साथ ऐसा क्या होता है कि सुबह उठने के बाद मुझे बहुत दर्द होता है। मेरी सहेली ने उसकी बातों को टाल दिया, लेकिन जब मैंने बार बार उसके मुंह से ये बात सुनी तो मैंने अपनी सहेली से कहा कि अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो मैं उसकी जगह पर जाकर सो जाती हूँ। और जब अगले दिन मैं उसकी बात मानकर उसकी जगह पर जाकर सो गई तो कुछ देर तो मुझे कुछ भी एहसास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई कि तभी अचानक से किसी ने मेरे पैर पर हाथ रखा और फिर तो मैं दर्द से तड़प उठी, क्योंकि उसने मेरे साथ कभी कभी हमें अपनी आंखों देखी बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि आज के दौर में इंसान सिर्फ वही करता है जिसमें उसका फायदा हो। बिना अपने फायदे के कोई किसी की भी मदद नहीं करना चाहता। मेरा नाम अंजलि है। मेरी उम्र इस समय 35 साल थी। मैं अपने घर में अपनी माँ के साथ रहती थी। हम दोनों का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में और कोई सहारा नहीं था। मेरे पति का कुछ साल पहले ही देहांत हो चुका था। मेरे पति की मौत के बाद मैं अपनी माँ के घर वापस आ गई थी, क्योंकि मेरे ससुराल वाले भी मुझे अब अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। बचपन में ही मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया था और तभी से मेरी माँ ने मुझे अकेले ही पाला था। मेरी शादी के बाद मेरी माँ अकेले ही रहती थी, क्योंकि मैं उनकी इकलौती औलाद थी। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर और एक देवर था। पति के देहांत के बाद मेरी माँ ने मेरे सास ससुर से कहा कि वह मेरी शादी मेरे देवर से करवा दे, लेकिन उन्होंने इस सब से पूरी तरह से इनकार कर दिया, क्योंकि वह मेरे देवर की शादी किसी दूसरी लड़की से करना चाहते थे। और इसी वजह से मेरी माँ मुझे अपने साथ रहने के लिए वापस ले आई। लेकिन इस सब के बावजूद भी मेरी माँ मेरे लिए दूसरे रिश्ते ढूंढने लगी, ताकि मैं एक बार फिर से शादी करके अपना घर बसा लूं। लेकिन मैंने अब अपनी माँ से दोबारा शादी करने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि अब मेरा शादी ब्याह से पूरी तरह से मन हट चुका था। मेरी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मेरे लिए ही जी थी, और इसीलिए अब मेरा भी फर्ज बनता था कि मैं उनके लिए भी कुछ करूं और उन्हें भी उनके बुढ़ापे में आराम दूं। मेरी माँ शुरू से लोगों के कपड़े सिलकर अपना गुजारा करती थी, लेकिन आजकल बुढ़ापे की वजह से उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि अब आप कपड़ों को सिलना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मैं कोई ना कोई काम ज़रूर देख लूँगी। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी। इंटर के बाद मेरी माँ ने मेरी शादी करवा दी थी, क्योंकि उन्हें मेरी शादी की बहुत फिक्र रहती थी। वह चाहती थी कि अपने जीते जी ही वह मेरी शादी करवा दे, और इसी कारण से उन्होंने इंटर के बाद ही मेरी माँ ने मेरे लिए अच्छा सा रिश्ता देखकर मेरी शादी कर दी, जिस कारण मुझे किसी स्कूल में नौकरी मिल पाना तो बहुत ही मुश्किल था। मैंने अपने पड़ोसियों से भी कह रखा था कि अगर मेरे लायक उन्हें कोई भी काम पता चले तो वह मुझे बता दें। मैंने अपनी सहेलियों से भी इस बारे में पूछा था कि अगर वह मेरे लिए कोई जॉब तलाश सकती हों तो मुझे उसके बारे में बता दें। फिर एक दिन मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया कि अनाथ आश्रम में एक औरत की ज़रूरत है। मैंने उससे पूछा कि वहाँ पर मुझे आखिर क्या काम करना पड़ेगा, तो उसने मुझे बताया कि उसे तो इस सब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। उसकी वहाँ पर एक सहेली काम करती है। जब मैं वहाँ पहुँचूंगी तो वह ही मुझे उस नौकरी के बारे में अच्छे से सब कुछ बता देगी। इसीलिए मेरी सहेली ने कहा कि मैं तुरंत ही वहाँ पहुँच जाऊँ। हो सकता है कि मेरा वहाँ पर पहुँचने से काम बन जाए और वो नौकरी मुझे ही मिल जाए। मैंने तुरंत ही अपनी उस सहेली से वहाँ का एड्रेस लिया और फिर अगले दिन ही मैं अपनी माँ से कहकर अनाथ आश्रम के लिए चली गई। मेरी सहेली की जो सहेली उस अनाथ आश्रम में काम करती थी उसका नाम रागिनी था, और उसने मुझे काम के बारे में बताया। मैंने देखा कि वह अनाथ आश्रम एक घर की तरह ही बना हुआ था,
और वहाँ के ग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे। वहाँ पर कुछ बच्चे विकलांग भी थे। वह जो घर था वह अंदर से तो काफी बड़ा सा बना हुआ था, जिसमें बहुत सारे कमरे थे। साथ ही एक छोटा सा कमरा भी बाहर की तरफ बना था, जहाँ पर वॉचमैन रहता था। मैंने एक बच्चे से रागिनी के बारे में पूछा और उसने मुझे सामने के कमरे की तरफ इशारा कर दिया। जब मैं वहां चली गई तो देखा कि वहां पर एक औरत बैठी हुई थी। मैंने उससे अंदर आने के लिए पूछा तो उसने मुस्कुराकर कहा कि आ जाओ। मैंने उसे बताया कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर नौकरी के लिए आई हूँ। मेरा नाम जानकर वह बहुत खुश हो गई, क्योंकि मैं भी उसकी सहेली की सहेली थी। उसने मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उसने मुझे वहाँ की जो मैडम थी उनसे भी मिलवाया और उन्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। उसके बाद उन मैडम ने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम कल से यहाँ आ जाना, लेकिन हमारे यहाँ पर जो भी औरतें काम करती हैं उन्हें यहीं पर रुकना पड़ता है। सिर्फ रविवार के दिन ही वह अब लोग अपने घर जाती हैं। जब मैंने उनकी ये बात सुनी तो मुझे अपनी माँ का तुरंत ही ख्याल आया कि मैं अपनी माँ को घर पर अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ, क्योंकि उनकी तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैंने मैडम से तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन रागिनी से मैंने कहा कि मैं दरअसल यहाँ रोज नहीं आ सकती। तो उसने कहा कि देखो, ये बात तो तुम्हें हर हाल में माननी ही पड़ेगी, वरना तुम्हें ये नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हर समय बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है और हर समय उनका ख्याल रखने के लिए किसी न किसी को उनके पास रहना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो यहाँ पर अब तुम्हारे अलावा मैं और एक और लड़की है, लेकिन फिर भी हम लोगों को और भी काम होते हैं। मैंने रागिनी से पूछा कि तो फिर मुझे यहाँ पर क्या काम करना होगा। रागिनी ने कहा कि तुम्हें यहाँ रुककर बच्चों के खाने पीने की जिम्मेदारी को उठाना होगा और यही तुम्हारी ड्यूटी होगी कि तुम्हें सभी बच्चों का ख्याल रखना होगा। इसके अलावा और कोई भी काम तुम्हारा नहीं होगा। मैंने फिर उससे और भी कुछ बातें की और फिर मैं वहाँ से उठकर अपने घर आ गई। मुझे अब वहाँ पर रुकने पर कोई भी ऐतराज़ तो नहीं था, लेकिन मुझे अपनी माँ की फिक्र थी, क्योंकि मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। जब मैं घर लौटकर वापस आई तो माँ ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, क्या तुम्हें नौकरी मिल गई है। मैंने माँ को वहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सब कुछ बता दिया। माँ ने कहा कि अगर तुम्हें ये नौकरी अच्छी लगी है और पैसे भी तुम्हें सही मिल रहे हैं तो तुम ये नौकरी कर लो और तुम मेरी फिक्र मत करो, क्योंकि मैं अकेली रह लूँगी। मैंने उनसे कहा कि लेकिन फिर आपके लिए खाना कौन बनाएगा, क्योंकि मुझे तो वहाँ 24 घंटे ही रहना होगा। माँ ने कहा कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं अपने लिए खुद ही खाना बना लूँगी। वैसे भी मैं सारा दिन खाली ही तो रहती हूँ। तुमने मेरा सिलाई का काम भी छुड़वा दिया है, क्या मैं अपने लिए खाना भी नहीं बना सकती। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और दवाई भी समय से लेती रहना। मैं अपने कमरे में आई। मैंने अपनी अलमारी से अपने कुछ कपड़े निकाल कर बैग में रख लिए और ज़रूरत का सामान भी मैंने सारा पैक कर लिया। अगले दिन मैं अपनी माँ से मिलकर वापस अनाथ आश्रम के लिए निकल गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पर मुझे मैडम मिली और फिर मैडम ने मुझे मेरा सारा काम अच्छे से समझा दिया और मुझे मेरा कमरा भी दिखा दिया, जिसमें मेरे साथ रागिनी और वह जो दूसरी लड़की थी वह भी उसी कमरे में रह रही थी। मैंने अपना सामान, अपने सारे कपड़े उस कमरे में रख दिए, लेकिन उस वक्त उस कमरे में कोई भी नहीं था। मैंने थोड़ी बहुत देर आराम किया और फिर मैं बाहर आ गई। बाहर जब मैं आई तो मुझे रागिनी ने उस तीसरी लड़की से मिलवाया जो मेरे साथ ही उस कमरे में रह रही थी, जिसका नाम पूजा था। मैंने उससे मुलाकात की और अपने बारे में उसे सब कुछ बताया। उन्होंने भी मुझे अपने बारे में बताया और फिर हम बच्चों के साथ खेलने लगे। दोपहर के खाने का समय हो गया था और एक कमरा था जिसमें बच्चे खाना खाया करते थे। हम उस कमरे में बच्चों को लेकर गए और बच्चों को खाना खिलाने लगे। वहाँ पर एक आंटी थी जो सभी बच्चों का खाना बनाने के लिए आई हुई थी और वह खाना बनाकर वहाँ से चली जाती थी।
दोनों टाइम का खाना बनाना, सुबह का नाश्ता बनाना उनकी ही जिम्मेदारी थी। बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी रागिनी की और पूजा की थी। वह बच्चों के खाने पीने का भी ध्यान रख लेती थी। मेरा अब यहाँ अच्छे से समय गुजर रहा था। बच्चे सारा दिन खेल में मगन रहते थे और साथ में पढ़ाई भी करते थे। लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए उन लोगों को थोड़ी बहुत डांट लगानी पड़ती थी। मेरी अब रागिनी से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। यहाँ रहकर मैंने एक बात नोटिस की थी कि यहाँ हर रोज कोई ना कोई बच्चा अडॉप्ट होता था। रोज कोई ना कोई फैमिली ऐसी होती थी जो किसी एक बच्चे को अपने साथ जरूर लेकर जाती थी और मैडम उनको बच्चा दिलवा देती थी। यहाँ तक कि न सिर्फ बच्चे अडॉप्ट किए जाते थे बल्कि यहाँ पर कई सारे बच्चे आते भी थे। ऐसे बहुत से लोग थे जो अनाथ बच्चों को लेकर यहाँ आ जाते थे ताकि उनकी अच्छे से देखभाल हो सके। मैडम बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। उनकी वजह से बच्चों को रहने के लिए छत मिल रही थी और यहाँ मैडम बच्चों को हर चीज़ की सहूलियत भी देती थी। मैडम बहुत अच्छी आदत की थी। उन्हीं दिनों वहाँ एक छोटी बच्ची जो कि तकरीबन 14 साल के आसपास होगी, वह आई तो मैंने देखा कि उस बेचारी का एक हाथ खराब था। वह बेचारी बहुत ही ज़्यादा डरी डरी सी थी। वह किसी से भी बात नहीं करती थी, यहाँ तक कि वह अपना खाना भी ठीक से नहीं खा पाती थी। एक दिन मैंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और उससे पूछा कि वह किसी से बात क्यों नहीं करती, तो उसने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। मैं समझ गई कि वह बेचारी डरी हुई है। बस इसी वजह से फिर मैं उससे रोज़ बात करने की कोशिश करती। अब वह मुझसे थोड़ी थोड़ी बातचीत करने लगी थी। अब वह अक्सर मेरे साथ ही रहती थी। वैसे तो मैं सारे ही बच्चों के साथ बहुत ही प्यार से पेश आती थी। मैं जानती थी कि बच्चों के दिल बहुत ही नाजुक होते हैं। छोटी छोटी बातों को वो अपने दिल से लगा लेते हैं। उस बच्ची के साथ भी मेरी अच्छी बनने लगी थी। एक दिन मैंने देखा कि वह लड़की घबराई हुई मेरी दोस्त रागिनी के पास आई और उससे कहने लगी कि दीदी आप मेरी जगह पर सो जाया करें, क्योंकि मैं जब अपनी जगह पर सोती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। रागिनी ने उससे पूछा कि तुम्हें अपनी जगह पर आखिर क्या परेशानी हो रही है, लेकिन उस बच्ची ने रागिनी को इस बात का कोई भी ठीक से जवाब नहीं दिया। मैं भी ये सब सुन रही थी। वह बच्ची रागिनी से कहने लगी कि लेकिन आप मेरी जगह पर सो जाया करें, क्योंकि मुझे बहुत दर्द होता है। रागिनी ने एक बार फिर से कहा कि ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं ही कुछ करती हूँ। मैं सोचने लगी कि आखिर ये ऐसे क्यों कह रही है। फिर मुझे लगा कि बच्ची है, शायद कोई बात होगी जो उसे परेशान कर रही है और इसी वजह से वह अपनी जगह बदलने के लिए कह रही थी। रागिनी ने मैडम से बात करके उसकी जगह को बदलवा दिया था और फिर मैं भी ये देखकर खुश हो गई और बाकी बच्चों के साथ जाकर बैठकर खेल खेलने लगी। हमारा कमरा बच्चों के कमरों से दूर था। उस अनाथ आश्रम में 40 से 50 के करीब बच्चे थे। वहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं था कि लड़कियां ही थीं या फिर लड़के ही थे। वहाँ पर लड़कियां और लड़के दोनों ही तरह के बच्चों को लाया जाता था। लड़कियों का कमरा अलग था और लड़कों के कमरे अलग। मैडम हर चीज़ का वहाँ पर खुद से ख्याल रखती थी और बच्चों के लिए हर तरीके की सहूलियतें भी देखती थी। हम लोगों ने उस दिन रात का खाना खाया और फिर अपने कमरे में जाकर आराम से सो गए। अगले दिन जब मैं उठी तो रोज की तरह मैं अपने सभी कामों में लगी हुई थी कि तभी दोपहर के खाने का समय हुआ और मैं उस बच्ची यानी नैना के पास गई। मैंने उसे जाकर जब पूछा कि आज तो तुम्हें अच्छे से नींद आई होगी, अब तो रागिनी दीदी ने तुम्हारी जगह भी बदलवा दी है। लेकिन वह बाकी दिनों की तरह मुझे आज भी उदास ही लग रही थी। उसने मुझे अभी भी वही बात कही कि दीदी, रागिनी दीदी तो मेरी जगह पर नहीं सोई, लेकिन आप ही मेरी जगह पर सो जाया करें, क्योंकि मुझे बहुत दर्द होता है। मैंने उससे पूछा कि अब तुम्हें आखिर ऐसा क्या दर्द होता है? अभी भी तुम्हें किसी बच्चे ने परेशान किया है?
इतने में मैडम मेरे पास आ गईं और उन्होंने मुझसे कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। अब जब भी नैना मुझसे मिलती तो मुझे यही बात कहती, लेकिन मैं उसकी बात को टाल देती। मुझे लगा कि शायद वो यहाँ पर रहना नहीं चाहती है, शायद उसे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है और इसीलिए वह मुझसे ये बात बार बार कह रही है। लेकिन मैं ये भी सोचती कि आखिर उसे यहाँ क्या परेशानी हो सकती है। यहाँ तो सब बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। और फिर मैंने ये बात रागिनी को एक बार फिर से बताई। रागिनी ने कहा कि शायद वह बच्ची अभी भी इस जगह को अपना नहीं पाई है और रात में डर जाती है, जिस वजह से उसके साथ बार बार ऐसा हो रहा है। लेकिन मैंने रागिनी से कहा कि पर अब तो फिर भी उसे यहाँ पर आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन उसकी वो जो दर्द वाली बात है वह मुझे समझ में ही नहीं आ रही है। मैंने रागिनी से कहा कि क्यों ना आज मैं नैना के बिस्तर पर सोकर देखूं, तो शायद मुझे पता चल जाएगा कि वह झूठ बोलती है या फिर सच। रागिनी ने कहा ठीक है, तुम अपने मन का वहम अच्छे से दूर कर लो। यही सब सोचते हुए रात का खाना खाने के बाद मैं नैना के पास गई। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे कमरे में जाकर मेरे बेड पर सो जाओ और मैं उसकी जगह पर यहाँ लेट कर सो जाऊंगी। थोड़ी देर के बाद ही जब मैं उसके बिस्तर पर लेटी तो मुझे नींद आ गई। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे पैरों पर हाथ रखा हो। मुझे लगा कि शायद कोई बिस्तर पर कीड़ा है या फिर ये मेरा वहम है, इसलिए मैंने अपने पैर चादर के अंदर कर लिए। लेकिन फिर अचानक से मुझे कुछ चुभन सी महसूस हुई। मैंने चादर हटा कर देखा तो मुझे वहाँ कुछ लोग खड़े नजर आए। वह लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन मैं उन्हें ठीक से नहीं देख सकी। इससे पहले ही मैं बेहोश हो गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैं अपनी जगह पर ही लेटी सो रही थी और मेरे सर में हल्का सा दर्द था और मेरी आंखें भी लाल सी हो रही थीं। मुझे अपनी तबीयत कुछ खराब लग रही थी। मैंने उठकर हाथ मुंह धोया और फिर नाश्ता किया और दवाई ली और रोज की तरह मैं अपने कामों में लग गई। लेकिन मेरी हालत जब रागिनी ने देखी तो उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? लेकिन उसके पूछने पर मुझे तो रात के बारे में कुछ भी याद ही नहीं था, तो मैं उसे क्या बताती। मैंने उससे कहा कि दरअसल शायद जगह बदलने की वजह से मुझे ठीक से नींद नहीं आई, बस इसी वजह से ऐसा लग रहा है। दोपहर के समय नैना भी मेरे पास आई और मुझसे पूछने लगी कि दीदी, क्या आपको भी मेरी तरह दर्द हुआ था? मैंने उससे कहा कि नहीं, मुझे तो कोई दर्द नहीं हुआ, तुम सिर्फ मुझसे बहाना करती हो। आज से तुम अपनी जगह पर ही सोओगी और आगे से मुझे या रागिनी दीदी से ऐसी कोई भी बात नहीं करना। वह बेचारी अपना सा मुंह लेकर मेरे कमरे से बाहर चली गई। मैं सोचने लगी कि आखिर मेरे साथ रात में क्या हुआ कि मुझे कुछ भी याद ही नहीं आ रहा था। अगले दिन रविवार था। मैं अपने घर अपनी माँ से मिलने के लिए चली गई थी। जब मैं घर पहुंची तो मेरी माँ मुझे देखकर बहुत खुश हो गई और मुझसे मेरी नौकरी के बारे में पूछने लगी कि मैं वहाँ खुश तो हूँ ना, मुझे ज़्यादा काम तो नहीं करना पड़ता। मैंने अपनी माँ को वहाँ के बारे में सब कुछ बताया और खर्च के पैसे भी माँ के हाथ में दिए। मेरी माँ बहुत खुश हो गई और मुझे दुआएं देने लगी। उसके बाद अगले दिन मैं अनाथ आश्रम के लिए वापस निकल गई। वहां जाकर मैं अपने कामों में लग गई थी। शाम का खाना खाने के लिए जब हम लोग गए तो मैंने रागिनी से नैना के बारे में पूछा। रागिनी ने मुझे बताया कि तुम्हें नहीं पता, उसे तो एक आदमी यहाँ से अडॉप्ट करके अपने साथ ले गया है और वह कल ही उसे लेकर वापस चले गए थे। ये बात सुनकर तो मैं बहुत उदास हो गई, क्योंकि मैं नैना के काफ़ी करीब हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अंदर ही अंदर इस बात की खुशी भी थी कि नैना को अब उसके माता पिता मिल गए हैं और अब वह एक अच्छा जीवन जी पाएगी। अब वह पढ़ लिख कर अपने जीवन में कुछ बन पाएगी। हर बच्चे को इस तरह के जीवन को जीने का अधिकार है। मुझे नैना की याद आती थी, लेकिन मैंने और बच्चों के साथ अपने आप को बिजी कर लिया था। यहाँ मुझे एक बात बहुत ज़्यादा हैरान करती थी कि हर रोज़ इस आश्रम में बहुत सारे बच्चे आते थे
और बहुत सारे बच्चे हर रोज़ ही अडॉप्ट कर लिए जाते थे। ये बात तो यहाँ आने पर मेरे दिमाग में शुरुआत से ही थी, वरना वैसे तो मैंने यही देखा था कि अनाथ बच्चों को तो जल्दी कोई गोद लेना ही नहीं चाहता था, और अगर लेकर भी जाता था तो उन्हें अपने घर में नौकर बनाकर ही रखते थे। लेकिन यहाँ तो हर रोज बहुत सारे बच्चे अडॉप्ट होते और हर आदमी बच्चों को अपनी संतान बनाकर ही ले जाता था। मुझे ये बात बहुत परेशान कर रही थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे हो पा रहा है, लेकिन अगर मैं इस बात को किसी से भी पूछती तो मुझे इसका कोई खास जवाब नहीं मिलता। मैंने इस बारे में रागिनी से भी बात की तो रागिनी ने भी मुझसे यही कहा कि शायद ऊपर वाले की इस अनाथ आश्रम पर ऐसी कृपा है कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो रहा है। और दूसरा, यहाँ की मैडम बहुत अच्छी हैं, वह बहुत लोगों को जानती हैं, जिस वजह से यहाँ ज़्यादा अडॉप्शंस होते हैं। वैसे भी अगर दुनिया में बुरे लोग हैं तो उनके साथ साथ बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई, लेकिन मैं उसके जवाब से संतुष्ट नहीं थी। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा छानबीन करती तो फिर मेरी खुद की नौकरी भी खतरे में आ जाती, और मुझे इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि अगर मेरी ये नौकरी छूट जाती तो फिर पता नहीं मुझे कहीं और दोबारा कोई नौकरी मिलती भी या नहीं। इस सब में मेरी पढ़ाई लिखाई भी तो मेरे आड़े आ जाती है। एक दिन अचानक एक बच्ची मेरे पास आई जो लगभग 13 साल की होगी। वह मुझे आकर कहने लगी कि दीदी, मुझे अपने बिस्तर पर नहीं सोना है क्योंकि मुझे बहुत दर्द होता है। उसकी जब मैंने ये बात सुनी तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि सेम टू सेम यही बात मुझे नैना भी कहा करती थी। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम्हें कैसा दर्द होता है? क्या तुम्हें कोई और बच्चा परेशान करता है? क्या तुम्हें बिस्तर में कुछ चुभता है? वो बच्ची रोने लगी और रोते रोते मुझे बताया कि उसे ऐसा लगता है कि उसे किसी ने इंजेक्शन लगा दिया हो, और फिर उसके बाद उसे कुछ भी याद ही नहीं रहता। मेरे दिमाग में फिर ऐसी बात आई जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैंने खुद से ही सवाल जवाब करने शुरू कर दिए और उसके बाद मैंने खुद ही जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भला ऐसा कौन कर सकता है? यहाँ तो बच्चों का हर तरह से ख्याल रखा जाता है, फिर बच्चों के साथ ऐसी दरिंदगी कौन कर सकता है? मैं उस बच्ची को अपने कमरे में ले गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसके बाद मैंने उसके सारे कपड़ों को हटाया और फिर जब उसके शरीर पर मैंने कुछ निशानों को देखा तो मैं अच्छे से समझ गई कि इसका मतलब इसके साथ कुछ गलत हुआ है। मैंने उसे कहा कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं रात को तुम्हारे साथ ही सोऊंगी, घबराओ नहीं, और तुम ये बात अभी किसी को भी मत बताना। उस बच्ची की हालत देखकर मुझे भी बहुत रोना आ रहा था, लेकिन मैंने उस वक्त खुद को शांत किया और मन में ही सोच लिया कि इसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि आखिर इस बच्ची के साथ किसने ये गलत काम किया, और जिसने भी ऐसा किया है मैं उसको हर हाल में छोड़ूंगी नहीं। जब रात हुई तो मैं बच्चों के कमरे में जाकर उस लड़की से थोड़ी ही दूरी पर चुपचाप लेट गई। मैंने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था। मैंने अपने ऊपर चादर डाल ली। मुझे नींद नहीं आ रही थी। आधी रात होने को आई कि तकरीबन रात के 1 बजे का समय था। तभी मुझे किसी के दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई, और जब मैंने चादर से चुपके से झांक कर देखा तो वहाँ पर 2 आदमी थे जो उस बच्ची की तरफ ही आ रहे थे, और वह दोनों आदमी उस बच्ची के पास गए और फिर उन्होंने उसका मुंह बंद किया और फिर उसके इंजेक्शन लगा दिया। कुछ देर के बाद उसको लेकर वो लोग कमरे से बाहर निकल गए। ये देखकर तो मेरे होश उड़ चुके थे। मैं जल्दी से अपनी जगह से उठी और दोनों आदमियों का पीछा करने लगी। दोनों आदमी वही थे जो यहाँ पर अनाथ बच्चों को लेकर आते थे। मैंने सोचा कि ये बात मैं अब मैडम को बताऊंगी, लेकिन मैं जब तक मैडम को जगाती तब तक तो वह लोग निकल जाते। इसीलिए मैंने उनका पीछा करना ही सही समझा। जब मैं उनका पीछा करते करते बाहर गई तो मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि वह वॉचमैन से बातें कर रहे थे। वॉचमैन ने उनके बाहर जाने के लिए मेन गेट भी खोल दिया।
जिससे मैं अब समझ गई कि वह वॉचमैन और शायद मैडम भी इस सब में मिले हुए हैं। उनके निकलने के बाद ही वॉचमैन ने मेन गेट बंद कर दिया। मैं दूसरे गेट से बाहर गई तो सामने ही मुझे वह दोनों आदमी दिखाई दिए। मैं उनके पीछे पीछे जाने लगी। अनाथ आश्रम से थोड़ा आगे चलकर एक घर था जहाँ कोई भी नहीं रहता था। वह लोग उस घर में चले गए और अंदर से दरवाज़ा भी उन्होंने बंद कर लिया। मैंने घर के चारों तरफ अच्छे से देखा कि शायद मुझे कोई दरवाज़ा मिल जाए अंदर जाने के लिए। तब मुझे एक दरवाज़ा दिखा जो कि टूटा हुआ था। मैं उसी से कूदकर अंदर चली गई। पूरे घर में अंधेरा था। अंदर जाकर मैंने देखा कि एक कमरे की लाइट जल रही है। मैं उस कमरे की तरफ ही चली गई। उसका दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। मैंने वहाँ खिड़की देखी और जब वहाँ से झांका तो देखा कि एक आदमी खड़ा था और दूसरा उस बच्ची के साथ गलत काम कर रहा था। ये सब देखते हुए मेरी तो चीख ही निकल गई। मैंने बिना कुछ सोचे समझे खिड़की से ही चिल्लाना शुरू किया कि उस बच्ची को छोड़ दो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। उन्होंने मुझे जैसे ही देखा वह कहने लगे कि तुम यहाँ कैसे आई हो, जाओ यहाँ से। मैंने कहा छोड़ो उस बच्ची को। उनमें से एक आदमी मेरे पास आया और उसने अचानक ही मेरे सर पर कुछ ऐसा मारा जिससे मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरा सर बुरी तरह से घूम रहा था और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मैंने हिम्मत करके उठने की कोशिश की और जब आंख उठाकर देखा तो मैं एक अंधेरे कमरे में बंधी हुई थी। मुझे बेहोश होने से पहले का अब सब कुछ याद आ गया था और मैं उस बच्ची के बारे में ही सोचने लगी कि पता नहीं इन जालिमों ने उसके साथ क्या किया होगा। वह बेचारी किस हाल में होगी। इस सब में मैडम और चौकीदार भी मिले हुए थे। मेरे हाथ पैर अच्छे से बंधे हुए थे। मैंने उन्हें खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन मेरी कोशिश बेकार रही। थोड़ी देर के बाद एक आदमी अंदर आया। वह मेरे लिए खाना लेकर आया था। मैंने उसे कहा कि वह मुझे छोड़ दे। मैं उन लोगों के इस काम के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताऊंगी। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा और मुझसे बोला, क्या हुआ? पहले तो तुम बहुत बड़ी 30 मार खां बन रही थी, अब तुम्हारी सारी अकड़ निकल गई। पहले तो तुम बहुत बोल रही थी। मैं उसकी ये बात सुनकर रोने लगी क्योंकि इस समय मैं उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे और वह बहुत खतरनाक और जालिम लोग थे। मेरे साथ वो कुछ भी कर सकते थे। उस आदमी ने मुझसे कहा, ये लो खाना खा लो, रोने के लिए भी तो तुम्हें ताकत चाहिए होगी। मैंने उस खाने को हाथ भी नहीं लगाया क्योंकि हो सकता था वह लोग उस खाने में जहर मिलाकर मेरे लिए लाए हों ताकि वह मुझे अपने रास्ते से आराम से हटा सकें। क्योंकि अब मैं उनकी सारी हकीकत जान चुकी थी तो वह लोग मुझे ऐसे ही तो नहीं जाने दे सकते थे। वह मेरे साथ ज़रूर कुछ ना कुछ तो करते। इसी बीच अचानक ही मुझे नैना की याद आ गई। अब मुझे उसके दर्द का एहसास हो रहा था और मैं समझ गई थी कि वह मुझसे क्यों कह रही थी कि रात में उसे दर्द होता है। बेचारी मासूम बच्ची, एक तो लावारिस, ऊपर से उसके साथ इतना गलत हुआ। भगवान इनके जैसे लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करेगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैडम भी इस सब में शामिल होगी। लेकिन अब मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा वरना ये लोग मुझे भी मार डालेंगे। दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैं कमरे के चारों तरफ देखने लगी तो मुझे वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आया। लेकिन जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो वहाँ पर मुझे एक खिड़की दिखाई दी, लेकिन वह खिड़की काफ़ी ऊपर की तरफ बनी हुई थी। फिर मैंने कमरे में इधर उधर देखना शुरू किया जिससे कि मैं उस चीज़ पर चढ़कर उस खिड़की से बाहर जा सकती थी। मैंने ध्यान दिया कि मैं जिस कुर्सी में बंधी हुई थी वो वही है। मैंने उसी को उठाकर खिड़की के नीचे रखा और फिर मैं उस पर चढ़कर खिड़की से बाहर की तरफ जाने की कोशिश करने लगी कि तभी मेरी नज़र बाहर रागिनी पर पड़ी। रागिनी को तो देखते ही मेरे शरीर में और भी ज़्यादा फुर्ती आ गई। मैंने तुरंत ही नीचे पड़ा हुआ एक पत्थर उठाकर रागिनी की तरफ फेंका जिससे उसका ध्यान मुझ पर जाए और फिर जैसे ही वह मेरी तरफ पलटी मैंने हाथ हिलाकर उसे इशारा कर दिया। वह तुरंत ही भागती हुई मेरी तरफ आई
इस तरफ से तो मुझे कुर्सी मिल गई थी, लेकिन उस तरफ मेरे पास कुछ भी नहीं था। रागिनी भी इधर उधर देखने लगी कि तभी उसे एक स्टूल मिल गया और उस स्टूल को उसने वहीं खिड़की के नीचे रख दिया और फिर मुझे इशारा किया कि मैं जल्दी से खिड़की से कूदकर इस स्टूल पर पैर रखूं। मैं तुरंत ही इधर से खिड़की से चढ़ गई और उस तरफ मुझे रागिनी ने सहारा दिया, जिससे मैं स्टूल पर पैर रखकर नीचे आ गई। लेकिन इस सब में थोड़ी बहुत चोट मेरे पैर में लग गई, जिससे मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन मैं रागिनी का सहारा लेते हुए तुरंत ही गेट की तरफ निकल गई। मैंने इस बीच रागिनी को सब कुछ बता दिया। हम दोनों आगे जाकर अनाथ आश्रम के गेट के पास पहुंचे। वहां वॉचमैन अभी भी बैठा हुआ था, लेकिन हम दोनों वॉचमैन से नजरें छुपाते हुए वहां से निकल गए, क्योंकि अगर वह हम लोगों को देख लेता तो वह हमें ज़रूर पकड़वा देता। मैं और रागिनी उस वक्त बहुत ही बदहवास हालत में और घबराए हुए थे, क्योंकि हम दोनों को ही बार बार ये डर सता रहा था कि कहीं उन आदमियों में से कोई भी आकर हमें पकड़ ना ले। हम दोनों तुरंत ही पुलिस स्टेशन की तरफ मुड़ गए, क्योंकि बच्चों को हम ऐसे हाल में नहीं छोड़ सकते थे। वहाँ बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा था और ये सब पुलिस को बताना बहुत ही ज़रूरी था। पुलिस स्टेशन वहाँ से काफ़ी दूर था। हम दोनों पैदल ही पुलिस स्टेशन पहुँचे। वहाँ पहुँचने में हमें आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा। वहाँ बैठे लोगों से मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वह सारे ही मुजरिम थे। मैंने इंस्पेक्टर को सारी बात बताई। इंस्पेक्टर ने कहा कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारी इन सब बातों का कोई सबूत है? मैंने कहा कि नहीं, इसका कोई मेरे पास सबूत तो नहीं है। तो वह कहने लगे कि तो फिर हम तुम्हारी बात को कैसे मान लें? हो सकता है कि तुम झूठ बोल रही हो और उन लोगों को फंसाना चाहती हो। मैंने उनसे कहा कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप अगर उन्हें पकड़ेंगे तो मैं उनके खिलाफ गवाही देने के लिए भी तैयार हूँ। अभी ये बात चल ही रही थी कि तभी रागिनी ने कहा कि सबूत मैं आपको दूंगी। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। रागिनी ने कहा कि तुमने तो मुझसे एक बार भी पूछा ही नहीं कि मैं वहाँ पर कैसे पहुँची। दरअसल रात के उस वक्त मेरी आँख खुली और मैं तुम्हें चुपके से बाहर की तरफ जाते हुए देखा। इसी बीच मेरी नज़र पड़ी कि तुम दो आदमियों का पीछा कर रही हो और वह दो आदमी किसी बच्ची को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। इससे मुझे तुरंत ही किसी खतरे का अंदेशा पैदा हो गया और मैं भी तुम्हारे पीछे ही दबे पांव चुपके से निकल ली। जब मैंने तुम्हारा पीछा किया तो कुछ दूर तक तो मुझे तुम दिखाई दी थी, लेकिन फिर एक घर के पास पहुंचने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम अचानक कहाँ से चली गई हो। पहले तो मैं यहाँ वहाँ तुम्हें देखने लगी, लेकिन फिर मुझे एक कमरे से बल्ब की रोशनी दिखाई दे रही थी और जब मैंने अंदर झांक कर कमरे में देखा तो मेरे होश उड़ चुके थे। और पहले तो मैंने सोचा कि मैं उनको जाकर रोकूं, लेकिन क्योंकि वह दो आदमी थे और मैं अकेली, इस वजह से मुझे नहीं लगा कि मैं उनका अकेले मुकाबला कर पाऊंगी। मैंने तुरंत ही उन लोगों का वीडियो बना लिया था। रागिनी ने वह वीडियो इंस्पेक्टर साहब को दिखाया, जिसे देखकर इंस्पेक्टर साहब के भी होश फाख्ता हो गए। उन्होंने हमारी बात मान ली, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे ये बात साबित नहीं होती कि ये काम अनाथ आश्रम की मैडम करवा रही है, क्योंकि इसमें सिर्फ वह दो आदमी ही दिख रहे हैं और अगर हम उन्हें पकड़ भी लेंगे तो वह तो अपनी बात से साफ तौर पर मुकर जाएंगे। मैं और रागिनी ने कहा कि तो फिर मैडम के खिलाफ हम सबूत कहाँ से लाएं? इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि उसकी तुम लोग फिक्र मत करो। सबसे पहले मुझे तुम लोगों की सुरक्षा का इंतजाम करना होगा, क्योंकि उन आदमियों ने तुम लोगों को देख लिया है और हो सकता है कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। इंस्पेक्टर साहब की बात सुनकर मैं और रागिनी अपने अपने घरों को तुरंत ही निकल गए। मैंने अपनी माँ को इस बारे में सब कुछ बता दिया था। मेरी माँ मेरे इस काम से मुझ पर बहुत ही गर्व महसूस कर रही थी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि इस वक्त हमारी जान को बहुत बड़ा खतरा है, जिसके लिए हमें किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब मुझे और रागिनी को एक सुरक्षित जगह पर ले गए।
कुछ दिनों के बाद पुलिस अनाथ आश्रम में भेष बदल कर गई और उन्होंने मैडम से बात की कि उन्हें एक बच्ची चाहिए और वह बच्ची को विदेश ले जाकर बेच देंगे। इसके लिए वह मुंह मांगी रकम देने को तैयार हैं। मैडम ने भी बच्ची देने की हामी भर दी और बात करते करते उनसे ये भी कहा कि आपको और बच्चे चाहिए हों तो वो भी मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों से हर तरीके का काम करवा लेते हैं। पुलिस वालों ने ये सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी और फिर वह वहाँ से चले गए। अगले दिन उन लोगों ने वहाँ पर छापा मार दिया। मैडम और उन दोनों आदमियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहाँ जो लड़कियाँ काम करती थीं उन्हें भी इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैडम के कमरे की जब पुलिस ने तलाशी ली तो वहाँ पर उनके खिलाफ ढेर सारे सबूत भी पुलिस को मिल गए और इसके साथ ही साथ पुलिस को मैडम के ऑफिस से ड्रग्स भी मिले, जिससे ये पता चला कि मैडम ड्रग्स का कारोबार भी करती थी। उन्हें अदालत में पेश किया गया और अदालत में पता चला कि वो मासूम बच्चों की गलत तरह की फिल्में भी बनवाती थी, जिससे वह बाहर विदेश में मोटे रकम पर बेच देती और इससे वह करोड़ों रुपए कमा रही थी। और जो लोग बच्चों को अनाथ आश्रम से अडॉप्ट करने आते थे उन्हें वह लोग अडॉप्ट नहीं करते थे, बल्कि असलियत में तो वो लोग उन बच्चों को बेचने के लिए अपने साथ लेकर जाते थे। और जिन आदमियों ने मुझे वहाँ पर बंद किया था वही आदमी अच्छे और खूबसूरत बच्चों को खोजबीन करके अनाथ आश्रम में लेकर आते थे और वह इस बात का भी खास ध्यान रखते थे कि वह बच्चे यतीम हों और उनके आगे पीछे कोई भी पूछने वाला नहीं होता, कि वह जैसा चाहें उनके साथ वैसा कर सकें। मैं और रागिनी ने उन लोगों के खिलाफ गवाही दी और उन सबको सजा हो गई। अब उस अनाथ आश्रम की जिम्मेदारी अदालत ने मुझे और रागिनी को ही दे दी है। मैंने वहाँ बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर दिया है, जिसमें रागिनी भी मेरी पूरी मदद कर रही है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास शायद दिल ही नहीं होता। लोग पैसों की खातिर ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। अब वह बच्चे बहुत खुश रहते हैं। कोई भी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए अगर आता है तो मैं सबसे पहले उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लेती हूँ और बाद में ही किसी बच्चे को उन्हें देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी किसी बच्चे के साथ कुछ गलत करे। मुझे अक्सर अब भी नैना की याद आती है। मैं सोचती हूँ कि काश मैंने नैना की बात पर यकीन किया होता तो मैं तभी इन जालिमों को पकड़वा दिया होता और आज नैना भी हमारे साथ ही होती। अब पता नहीं वह बेचारी कहाँ होगी और किस हाल में होगी, लेकिन मैं भगवान से उसके लिए हर रोज़ दुआ करती हूँ कि वह जहाँ भी हो वो ठीक हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।